नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। तो पिछला सीरीज जो आपने देखा होगा 21 डे और 21 चैलेंज, 21 दिन 21 चैलेंज में आपका स्वागत है। तो आज का क्या चैलेंज है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आज की हमारी टॉपिक है, एक खास टॉपिक कि आगामी परीक्षा की रणनीति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जो आगामी परीक्षाएं होंगे 2024 में, अपकमिंग एग्ज़ाम। तो शेड्यूल से बात करते हैं, कैसे अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं, कैसे उसको कंडक्ट कराई जाती है, और उसमें जो 4 चांद लगाने का काम करेगा वो आपका करेगा 21 दिन 21 चैलेंज। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसको आप पूरा करने के बाद आप अपने आप में एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि जब कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी एग्ज़ाम का, और उसके बाद लगभग फॉर्म भराने के बाद, एग्ज़ाम फॉर्म भराने के बाद यदि ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 4 महीने की टाइम मिलती है, या कि 5 महीना, या कि फिर कहीं कहीं तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 2-3 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाती है। अब ऐसे टाइम पे जाहिर सी बात है कि कोई भी एस्पिरेंट जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, और बहुत प्रेशर में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाता। ठीक है, और धीरे धीरे यही एक प्रक्रिया होती है। कुछ आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें तरह तरह की बातें, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, इसके अलावा आप लैब ज्वाइन करो हमारे यहाँ, हम आपका डेली एग्ज़ाम लेंगे, ये है वो है। ठीक है, अब भैया फर्स्ट डे से कोई बोलेगा आप फर्स्ट डे से ही मॉक टेस्ट लगाइए, कोई बोलेगा फर्स्ट डे से ही आप लैब ज्वाइन करिए। पहले तो आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए ना। अब एक चीज़ आप समझिए, लैब ज्वाइन करना, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना सब बढ़िया है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना वो भी बढ़िया है, लेकिन उसके थोड़ा फ़ायदे और नुकसान क्या है इस पर भी चर्चा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि यदि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, अरे यार कितने दिन से कोचिंग कर रहे हो, क्या हो गया आज तक, ठीक है, कितने लोग निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वैकेंसियाँ नहीं आने वाली है, आप फालतू की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लैब में भी यही बातें होंगी, लैब से आप निकलोगे तो बहुत लोग बोलेंगे क्या पढ़े हो, क्या BSc किए या MSc किए या BTech किए, क्या मतलब निकला तुम्हारे डिग्री का, नौकरी तो आने वाली नहीं है। ठीक है, नौकरी के बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी है। तो समझिए इस टोटल होता क्या है। यदि आप टोटल ये सोचोगे कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा वैसे ही हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो तैयारी करने वाला है एक्चुअली में, रियल में जिसको तैयारी करना है, वो आज 1-2 साल से तैयारी करके और लगातार कंटिन्यू कर ही रहा है, वो आके ढिंढोरे नहीं पीटता कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक्चुअली में वही लोग फिर सीट ले भी जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम का। तो क्या करना चाहिए, तो इसका आपको मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, कोई भी जब नोटिफिकेशन आने वाली होती है कोई भी जॉब के लिए, तो उसमें सर्वप्रथम उस जॉब की, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी उच्च डिपार्टमेंट होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, मान लीजिए टेट की वैकेंसी आने वाली है, टीचर की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उसमें जो एजुकेशन का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, ठीक है, वहाँ से पहले एक लेटर भेजा जाएगा हर एक स्कूलों में, हर एक जो भी उसके और संस्थाएं होंगे। ठीक है, वहाँ प्रॉपर पूछा जाएगा, जानकारी मांगी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए कितने पद जो है वैकेंट हैं और कितने ऑलरेडी उसमें कार्यरत हैं, वो सारी जानकारी ली जाती है। फिर वो पूरी जानकारी इकट्ठा करके कार्मिक विभाग को दे दिया जाता है। अब कार्मिक विभाग उस पर विचार करता है कितने पोस्ट पर उसको भर्ती करनी है। ठीक है, इसके बाद वो एक मांग पत्र बना करके उन भर्तियों को कितने वैकेंट पद हैं पूरी जानकारी भेजता है ये आपके वित्त मंत्रालय को। ठीक है, अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो वित्त मंत्रालय है, वो उसको स्वीकृति जब प्रदान करता है फिर से भेजता है कार्मिक विभाग को। अब कार्मिक विभाग उसको फिर से भेजती है उस एजेंसी को। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए कौन कराता है, आपका व्यापम कराता है या कि ESB कराता है, मध्य प्रदेश की यदि बात करूँ, दूसरे स्टेट में जो भी कराता है उसके पास भेजता है वो। अब उसको भी टाइम लगता है, वो भी 1-2 महीने बाद उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर इसके बाद पूरी तैयारियां चलती हैं। तो ये सारी प्रोसेसिंग, मान लीजिए कि जब डिपार्टमेंट जो है तो अपनी जानकारी मंगाएगा तो इसमें लगभग नहीं तो 1 से 2 मंथ लग गए। ठीक है, 2 मंथ आपके ये हुए।
फिर इसके बाद वो कार्मिक विभाग में गया, 2 मंथ उसमें लग गया, कार्मिक विभाग से हो जाता है वित्त विभाग में, 2 मंथ उसमें आने में लग गई, 4 महीने हो गए, ठीक है। इसके बाद वो आपका ESB ऑफिस जाएगा, यानी लगभग 6 मंथ, ठीक है, और लगभग करके 8-10 मंथ लग जाते हैं कोई भी भर्ती आने से पहले, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर होता है, कोई भी वैकेंसी कंप्लीट कराने के पीछे इतनी सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं यार वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ेंगे, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको कोई इंटरेक्ट नहीं करनी है, छोड़ देनी है, आपको चुपचाप से अपनी तैयारी में लगे रहना है। और तैयारी का जो बेस्ट स्टेप है उसके बारे में बात करते हैं आज सेकंड चैलेंज। तो आज की चैलेंज आपकी ये है कि जो आपका जो मैं बोला था स्टडी टेबल, यदि आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो प्रॉपर आपका जो रूम सेटअप हो, वहाँ पर आपको उस बुक को जो मैं बोला था आप एक सेलेक्ट करिए, कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए, मिनिमम 200 पेज होने चाहिए उसमें। आपको उसमें से 5 पेज रीड करनी है, 5 पेज आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। और 5 पेज पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपको उसमें से कितनी सारी जानकारी याद है, ठीक है। अब इसमें आपको कम से कम जो है तो 10 मिनट का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट का टाइम दीजिए। आज का आपका यही चैलेंज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यकीन मानिए कि लास्ट तक जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा 21वां दिन जब होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि आपके में कितना ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम ये प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या होगा तो आपकी रणनीति, तो फर्स्ट यदि रणनीति के बारे में बात करें तो आपको क्लियर एंड कंफर्म हो गया होगा कि फर्स्ट आपको क्या करना है कि तैयारियां करती रहनी है अपने, ठीक है। तैयारियों से नहीं भागना, ऐसा नहीं कि जब वैकेंट सीट आ जाएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे प्रॉपर, नोटिफिकेशन देखने के बाद ही हम स्टडी करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। चुपचाप से ऐसा नहीं करना है, चुपचाप से आपको पढ़ाई पे लगे रहना है। और यदि इसके अलावा किसी भी तरह की हमारी ज़रूरत पड़ रही है आपको मेंटोरशिप के लिए, तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। दूसरी बात, यदि मुझे ऐसा लगा कि आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, ठीक है, और आपका हेल्प करना चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्ट रिटर्न कॉल बैक करके आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ जा कर के मुझसे मीटअप कर सकते हैं। अब अगला चैलेंज क्या होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, जो आपके प्लानिंग के लिए बना के रखा हूँ। लेकिन अब ये चैलेंज मैं, आप सोचते होंगे कि यार ये काम तो मैं डेली करता हूँ, ठीक है। तो आप डेली करते हैं, लेकिन मेरा 21 डे वाला रूटीन है। तो 21 डे आप करिए, फॉलो करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि आपको अभी छोटा लग रहा होगा, इसके जब रिजल्ट मिलेगी, हो सकता है आप इसमें से बहुत से ऐसे लोग हों जिनको डेली टाइम न मिलता हो, आप रात में करिए, ठीक है, जब भी आपके पास वक्त आती है। और जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है भैया। यदि आप लैब ज्वाइन किए हैं, आप लैब ज्वाइन करके आप अच्छे से मन लगा के स्टडी कर रहे हैं, तब तो आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति में जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए मेरी वीडियो है, ठीक है, जो मेरे रिसर्च जिस पे काम करेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, उसके अनुसार विजिट कर सकते हैं मेरे को। थोड़ा हम और चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर मेंटोरशिप क्या होता है। मेंटोरशिप के बारे में बात करो तो बहुत सारे लोग आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसका जो मेन रीज़न होती है, यदि किसी जगह पे आपको स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, 1-to-1 मीटअप कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि जैसे कुछ लोग आपको गाइड करेंगे कि दिन में पढ़ना चाहिए क्या रात में पढ़ना चाहिए, ठीक है, मुश्किल सवाल कितने समय हल करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए, दोपहर करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? ये टोटल बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको जब इच्छा पड़े, ठीक है ना, जब इच्छा पड़े तब आप मुश्किल सवाल हल कर सकते हैं, जब आपको इच्छा पड़े आप इजी सवाल हल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप इतने समय मुश्किल सवाल हल करें। अब इन्हीं चीज़ों पे आप उलझ करके ना, और मैं तो देखता हूँ कई बार कि काफ़ी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं मोटी रकम कमाते हैं, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएंगे एक से एक कोचिंग सेंटर वाले आपको आ जाएंगे, वो तरह तरह की ऐसी आपको बातें करेंगे कि हम आपको इतने टेस्ट सीरीज दिलेंगे, यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करते हैं तो आप पास ही नहीं हो सकते। अरे यार भाई, पहले तो आपको सिलेबस कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। आपको एक चीज़ की और मैं गारंटी देता हूँ, सिलेबस कितना भी चेंज हो, ठीक है,
उसमें यदि सिलेबस चेंज हो रहा है ना, यदि पैटर्न कुछ सेम मिल रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा देगा, उसमें डाटा चेंज कर देगा, लेकिन पूछने के नियम एज इट इज रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। अब आप वैसे भी समझदार हैं, तो आपको क्या करना है, चुपचाप से अपनी तैयारी, मतलब मैं कल जो बात करूँगा बहुत अच्छे से एक बेहतरीन टॉपिक लाने वाला हूँ आपके सामने, और वो तीसरा दिन तीसरा चैलेंज रहेगा। और उसको देखने के बाद आपको रियल कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो दुनिया की चक्कर है ना, इन सब चीज़ों से बच जाओगे, आप एक सही गाइडेंस पे चलोगे। ठीक है, बट आप वेट करिए थर्ड डे थर्ड चैलेंज कि तीसरा दिन तीसरा चैलेंज पे। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका देश शुभ।